नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं काव्य शास्त्र। तो आइए शुरू करते हैं। काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र को आरंभिक युग में साहित्य विद्या, अलंकार शास्त्र इत्यादि नामों से अभिहित किया गया है। और आप लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने से पूर्व काव्य को जानते हैं, काव्य के भेद को जानते हैं। तो बंध के आधार पर साहित्य को 3 रूपों में विभाजित किया गया है: गद्य, पद्य या फिर गद्य, पद्य, तीसरा है चंपू। अब काव्यशास्त्र को पढ़ने से पहले हम लोग काव्य के भेदों की चर्चा कर लेते हैं। तो इस पद्य के विभिन्न रूप हुए: प्रबंध, प्रबंध काव्य, और दूसरा मुक्तक काव्य। दूसरा है मुक्तक काव्य। इस प्रबंध काव्य के भी 2 भेद हुए: महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक काव्य के अंतर्गत गीत, प्रगीत, लंबी कविता, चतुष्पदियां, फिर इसी में और 1 2 ये हो गए, 3 4 और 5वां है अतुकांत कविता, छठा है गजल। तो इतने भेद मुक्तक काव्य के। प्रबंध काव्य के 2 प्रमुख भेद: महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक काव्य में गीत, प्रगीत, लंबी कविता, चतुष्पदियां, अतुकांत कविता और गजल। तो इतने पद्य के या काव्य के भेदों को आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महाकाव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य का अर्थ है महान काव्य। महा का अर्थ महान, काव्य ऐसा काव्य जो महान हो, जो विभिन्न सर्गों उपसर्गों में विभक्त हो, श्रृंगार या वीर रस की प्रधानता हो, चारों पुरुषार्थों का वर्णन हो लेकिन किसी एक पुरुषार्थ की प्रधानता उसमें हो, विभिन्न सर्गों उपसर्गों में विभक्त हो, प्रमुख एक कथा प्रमुख चले और विभिन्न अन्य छोटी छोटी कथाएं मिलकर उस मुख्य कथा में सहायक हों, और इस प्रकार से लिखे हुए काव्य को महाकाव्य कहते हैं। तो इसमें देखेंगे विभिन्न सर्ग उपसर्ग, विभिन्न सर्गों में
वीर या श्रृंगार रस की प्रधानता, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का वर्णन हो, किसी एक की इसमें प्रधानता हो। और मुख्य कथा में अन्य छोटी छोटी कथाएं सहायक हों। विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन हो या प्रकृति चित्रण हो, तो ऐसे काव्य को कहेंगे महाकाव्य। जैसे चंद बरदाई का कृत पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, फिर जायसीकृत पद्मावत, जायसीकृत पद्मावत, तुलसीकृत रामचरितमानस, गुप्त जी कृत या फिर आप हरिऔध कृत प्रिय प्रवास, हरिऔध कृत प्रिय प्रवास, तुलसीकृत, तुलसीकृत हो गया, गुप्त जी कृत मैथिली शरण गुप्त, साकेत, प्रसाद कृत कामायनी, ये सब महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं। अगला है खंड काव्य। खंड काव्य, खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड का मतलब होता है अंश या टुकड़ा। अंश, किसका अंश? महाकाव्य का अंश। जब महाकाव्य किसी महाकाव्यात्मक रचना या फिर किसी ऐसे मुख्य कथा के एक टुकड़े को, एक अंश को लेकर के कोई काव्य की रचना की जाती है, तब वहां पर हो जाता है खंड काव्य। जैसे रामायण की कथा को पूरी ना लेकर के किसी एक पात्र या किसी एक घटना का चित्रण किया जाए और काव्यात्मक ढंग से, तो वह हो जाएगा खंड काव्य। या फिर महाभारत की रचनाओं से उठा करके कोई मुख्य घटना या मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण यदि किया जाए या फिर उनकी घटना का वर्णन किया जाए, तो वहां पर हो जाएगा खंड काव्य। जैसे मैथिली शरण गुप्त का मैथिली शरण गुप्त कृत पंचवटी और जयद्रथ वध। जयद्रथ वध में अर्जुन द्वारा
जयद्रथ का वध करने की घटना का वर्णन, और पंचवटी में शूर्पणखा से राम और लक्ष्मण का मिलना और लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा का नाक कान काटना इत्यादि वर्णन है। इस कारण से यह खंड काव्य है। तो आप देखेंगे कि रामायण की कथा को ना लेकर के एक विशेष घटना को आधार बनाकर जब कोई काव्य रचना किया गया तो वहां पर क्या हो गया, खंड काव्य। जैसे यहाँ पे पंचवटी प्रसंग है और यहाँ पर जयद्रथ का ही वर्णन है। एक और रचना है दिनकर कृत रश्मिरथी। यह कर्ण के जीवन पर आधारित है। कर्ण के जीवन पर आधारित है। एक और रचना है राम नरेश त्रिपाठी का पथिक। एक और है सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय। तो जब इतिहास पुराण आज से प्रमुख घटना को ना लेकर के उस सारी घटनाओं में से किसी एक घटना, एक पात्र आदि का वर्णन करना खंड काव्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये थे प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य। अब है मुक्तक काव्य के अंतर्गत लिखी गई रचनाएं। मुक्तक का मतलब होता है स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंदता पूर्वक। जब कोई काव्य बिना किसी बंधन में बंधे स्वच्छंद होकर के लिखा जाए तो ऐसी रचना को कहेंगे मुक्तक काव्य। इसमें सबसे पहले है गीत। ऐसी रचना जो गाए जाने योग्य हो या गाए जाने के लिए ही लिखी जा रही हो, ऐसी रचना को कहेंगे गीत। जैसे मन पछितै हैं अवसर बीते। या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास। तो इन गीतों या इन काव्य को लिखने का उद्देश्य है कि ये गाने के लिए लिखे जा रहे हैं, तो ऐसी रचनाओं कहेंगे गीत। अगला है प्रगीत। प्रगीत प्रगीत में गीत के सारे लक्षण मौजूद होते हैं। उसमें छंद भी होता है, प्रवाह भी होता है और गेयता भी होती है। लेकिन प्रगीत में सिर्फ गेयता का होना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, बाकी सारे गुण मौजूद होते हैं। इसमें सिर्फ आप कहेंगे कि गेयता इसमें अनिवार्य नहीं है। गेयता अनिवार्य नहीं है और भावनाओं की तीव्रता रहती है। भावनाओं की तीव्रता रहती है। जैसे स्नेह
निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। रेत तन ज्यों या रेत ज्यों तन रह गया। तो इसमें गेयता की आवश्यकता नहीं है, सारे लक्षण गीत के मौजूद रहेंगे, लेकिन गेयता आवश्यक नहीं है। इसमें भावनाओं की तीव्रता होती है, तो ऐसे काव्य को कहेंगे प्रगीत। अब तीसरा है प्रलंब या लंबी कविता। प्रलंब या लंबी कविता। प्रलंब या लंबी कविता ऐसी कविता जिनका ढांचा खंड काव्य की तरह हो, या इस तरह कह सकते हैं कि खंड काव्य का स्थान आज लंबी कविता ने ले रखा है। जैसे मुक्तिबोध की अंधेरे में, अज्ञेयकृत असाध्य वीणा, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा। तो ये लंबी कविता है। अगला है चतुष्पदियां। चतुष्पदियों में 4 चरण होते हैं और इन्हीं 4 चरणों में एक कविता की समाप्ति हो जाती है। पूरे भाव समाहित हो जाते हैं, पूरे भाव उसमें समाहित हो जाते हैं। तो ऐसे रचनाओं को, ऐसी रचनाओं को कहेंगे हम चतुष्पदियां। चार चरण, इसी में संपूर्ण कविता हो जाती है, इसी में संपूर्ण कविता हो जाती है। इसको गा सकते हैं, सस्वर पाठ भी कर सकते हैं। तो ऐसी रचना को कहेंगे चतुष्पदियां। अगला है अतुकांत कविता। अतुकांत अतुकांत का मतलब है जिनमें तुक ना हो, जिनमें अंत्यानुप्रास का पालन न किया जाता हो। अंत्यानुप्रास अनुप्रास के भेदों में एक है जो कि तुक से संबंध है, जिसका संबंध तुक से है। तो जब उस तुक का पालन साहित्य में न किया जाता हो तो ऐसे काव्य रचना को कहेंगे अतुकांत कविता। और सबसे लास्ट में है गजल। अगला है गजल। गजल का संबंध उर्दू और फारसी भाषा से है। गजल के 2 चरणों की इकाई को शेर कहते हैं और उस शेर के एक चरण को मिसरा कहते हैं। किसी गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और अंतिम शेर को
मक्ता कहते हैं। गजल का प्रथम शेर मतला और गजल का अंतिम शेर मक्ता। दो चरणों की इकाई को शेर और शेर के एक चरण को मिसरा कहते हैं। तो ये था काव्यशास्त्र में काव्य के भेद, जिसमें प्रबंध, मुक्तक को हमने पढ़ा। अब एक और भेद है चंपू। प्रबंध, मुक्तक और चंपू। पद्य का हमने पढ़ लिया, चंपू का भेद भी चंपू को भी हम लोग जान लेते हैं। चंपू काव्य, क्योंकि इसके बाद काव्य लगा है तो इसको जान लेते हैं। चंपू काव्य का अर्थ होता है गद्य पद्य मिश्रित। ऐसी रचना जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती हो, या गद्य और पद्य का मिश्रित रूप होता है। जैसे रूडाकव की राउलवेल और गुप्त जी की यशोधरा चंपू काव्य के उदाहरण हैं। तो ये था चंपू काव्य। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और विभिन्न काव्य के अंग, भिन्न संप्रदाय इत्यादि का हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।